कैसे हैं सब लोग? कब से मैसेजेस कर रही हूँ, आपको मैसेज नहीं पहुँच रहा मेरा? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ठीक है, ये रिवीजन है, आपको पता है, हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्या है, आप सबको पता है? हाँ जी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हार्ट है क्या। ठीक है, इससे पहले कि हम हार्ट की डिजीज़ के बारे में पढ़ें कि हार्ट की कौन सी डिजीज़ कैसे इफ़ेक्ट करती है, उससे पहले हम देखेंगे कि हार्ट है क्या। ठीक है, हार्ट जो है वो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा हम बता चुके हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में इसको जो है वो हम इंटरलिंक करके चीज़ों को देख भी चुके हैं। हार्ट क्या है, ये होलो मस्कुलर ऑर्गन है और जो कि ब्लड सप्लाई करता है सारी बॉडी को, और इसका वेट जो है वो 300 ग्राम है, और इसकी शेप जो है क्लोज फिस्ट के अकॉर्डिंग की शेप की होती है। और क्या है कि हार्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि इसकी कोरोनरी सर्कुलेशन और इसकी जो कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स जा रही हैं उसका बताया हुआ है। कोरोनरी आर्टरी है, ये आप देख सकते हो, सर्कमफ्लेक्स है और एंटीरियर डिसेंडिंग है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, एलसी और आरसी है जिसे कहते हैं, और राइट कोरोनरी आर्टरी है। ये वेन्स और आर्टरीज के दरमियान में डिफरेंस बताया हुआ है, उसकी एनाटमी बताई हुई है। ठीक है, क्या है कि आर्टरी जो है उसमें क्या क्या उसकी क्या क्या चीज़ें, उसकी लेयर्स क्या क्या हैं आर्टरीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो आउटर मोस्ट आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो इनर है उसे कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, और जो मीडियल है उसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और जो इनर है उसे हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह सेम टू सेम जो है वो आर्टरीज की हैं। तो जो वेन्स हैं उनके आगे वेल्व्स होते हैं। ठीक है, ये वेल्व बने हुए हैं, आर्टरीज के आगे वेल्व नहीं होते। वेन आर्टरीज आर्टरीज जो हैं वो जैसे जैसे आगे बारीक होती जाती हैं आर्ट्रियोल्स बनती जाती है, आर्ट्रियोल्स जो है वो कैपलरीज बनते हैं, और कैपलरीज जो हैं वो वेन्यूल्स बनती हैं, और वेन्यूल्स जो हैं वो वेन्स में और फिर वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये थी हमारी क्या वेसल्स की एनाटमी। ठीक है, अब हम देखेंगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है। इस्कीमिक का मतलब होता है इस्कीमिया, इस्कीमिया मतलब डैमेज। ठीक है, और इस्कीमिया कहाँ का, हार्ट का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन है पार्शियल या टोटल ओक्लूजन होना वन और मोर ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, ड्यू टू अथीरोमा, थ्रम्बस और एम्बोलाई रिजल्टिंग इन सेल डेथ। ठीक है, ऑफ द हार्ट मसल्स। ठीक है, पार्शियल हो ओक्लूजन या टोटल हो, या दो या दो से ज़्यादा आर्टरीज जो हैं कोरोनरी आर्टरीज उनके दरमियान में अथीरोमा बन जाए, थ्रम्बस बन जाए या एम्बोलाई हो जाए, जिसके रिजल्ट में सेल डेथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट मसल्स की डेथ होती है, उसे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। जब मैंने एन एम आई अकर जब भी एम आई होता है देयर इज यूजली इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 to 4 अक्लूडेड कोरोनरी वेसल्स। ठीक है, 3 से 4 कोरोनरी वेसल्स जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और 250 जो है वो डेथ्स पर ईयर होती हैं। 30% मोर्टेलिटी जो है वो फर्स्ट 2 आवर्स में होती है, और 45 मिनट्स में ऑफ इस्कीमिया में कार्डियक मसल्स की डेथ अक्कर हो जाती है। ठीक है, ये पिक्चर आप देखो, ये पिक्चर क्या शो कर रही है, ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है कि अंजाइना क्या है और पेशेंट की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, इस पिक्चर को मुझे एक्सप्लेन करो ज़रा, कौन बताएगा? हाँ जी, लुबाना, रोनल्ड, सादिया,
इफ्रा, इस पिक्चर को एक्सप्लेन करो ज़रा जल्दी से। बताओ मुझे कि इस पिक्चर में पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। हाँ जी, चेस्ट पेन है, ठीक है। और बस बस चेस्ट पेन ही है, स्वेयर चेस्ट पेन है, ठीक है। सादिया ठीक है, रोनल ठीक है, इकरा ठीक है। हाँ जी। सिदरा तुम मैसेजेस नहीं पढ़ रही हो, बाकी सब लोग क्या मैसेज कर रहे हैं? सबसे एंड पे आके, सबसे आखिर में आके तुमने शोर डाल दिया, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। बाकी लोग रिप्लाई क्यों कर रहे हैं? किसी वजह से कर रहे हैं ना, बाकी लोग किसी वजह से बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि ये पेशेंट को चेस्ट पेन है, एंजाइना है, स्वेयर है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को टेम्परेरी चेस्ट पेन है और प्रेशर है और डिस्कम्फर्ट है। इसमें क्या हुआ है कि जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो गई हैं, पेशेंट को इस्कीमिया हुआ, हार्ट मसल जो है वो इनफ ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर रही, जिसकी वजह से क्यों क्यों ड्यू टू नैरोड कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या हैं? साइंस एंड सिम्टम्स इसके हैं, एटलीस्ट जो है वो 70% ओक्लूजन हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है। जिसके नतीजे में पेन होती है। कि क्या होता है, पेन किस तरह की होती है? इसमें क्या होगा कि इसमें चेस्ट पेन होगी जो कि रेडिएट करेगी लेफ्ट शोल्डर को, ठीक है, जॉ को, और लेफ्ट और राइट आर्म की तरफ, दोनों में से कहीं पे भी कर सकती है। यूजली जो है वो ब्रॉट ऑन बाय फिजिकल एक्सर्शन एज द हार्ट इज
ट्राइंग टू पम्प ब्लड टू द मसल्स। ज़्यादातर तब होते हैं जब पेशेंट एक्सर्ट करता है और ब्लड जो है वो पंप करने की कोशिश करता है मसल्स की तरफ। और फिर उसके बाद इट रिक्वायर्स मोर ब्लड दैट इज़ नॉट अवेलेबल ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। होता क्यों है कि एक्चुअली इसके लिए ब्लड जो है वो ज़्यादा ब्लड रिक्वायर्ड होता है लेकिन जो कि अवेलेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। अब बेसिकली है क्या, ये एक्शन का रिएक्शन है। जैसे ही ब्लॉकेज हुई है, हार्ट को मैसेज मिला कि भी ब्लॉकेज हो चुकी हुई है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा ताकि आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सको, ब्लड सप्लाई कर सको हार्ट को। लेकिन हार्ट की तो ब्लॉकेज हुई पड़ी है। हार्ट उसके बदले में जब ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है, जब एक्सर्ट कर रहा है, उस एक्सर्शन की वजह से, पंप करने की कोशिश की वजह से उसको जो है वो चेस्ट पेन शुरू हो जाती है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग। ठीक है, इसमें क्या है, डेवलपमेंट हो जाती है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की। कैसे, कब कब? वो सारे रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर आएंगे जिनकी वजह से जो है वो आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक होती हैं। वो तमाम रिस्क फैक्टर। अब वो कौन कौन से रिस्क हैं? सबसे पहले तो मोटापा है, ओबेसिटी। सेकंड नंबर पे है हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलरली क्या होगा इसमें कि एलिवेटेड टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर हो, और हाइपरटेंशन। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग है, डायबिटीज मेलाइटस है, फैमिली हिस्ट्री है, और कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, फिर इसके बाद है रिस्क फैक्टर। इसके अलावा क्या है? अनकंट्रोलेबल है और कंट्रोलेबल है। ठीक है, अब दो तरह के होते हैं रिस्क फैक्टर्स। कंट्रोलेबल कौन से हैं? जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो मेडिसिन लेके। ठीक है, और जो इसके अलावा जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो। स्मोकिंग है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हो तो कंट्रोल्ड होगा। फिजिकल एक्टिविटी है, ओबेसिटी का मोटापा अगर कम करना आपके हाथ में है। डायबिटीज़ है, स्ट्रेस है, एंगर है, ये सब वो चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, और अनकंट्रोलेबल कौन सी हैं? कि जैसे अनकंट्रोल सेक्स आपके कंट्रोल में नहीं है, हेरेडिटी आपके कंट्रोल में नहीं है, रेस आपके कंट्रोल में नहीं है, और एज आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हबीबा इसको बताओ कि आपको अपनी तरफ प्रॉब्लम है नेटवर्क की, बाकी सबको डिस्टर्ब ना करे। उसको कहो अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो डिस्कनेक्ट करके चला जाए। बेवजह इस तरह के जो है ना डफर मैसेजेस ना करे, वो भी इस तरह की चैट में जब अच्छे खासे लेक्चर चल रहा है। इसके अपने मोबाइल में प्रॉब्लम है और उसको नहीं पता कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। पैथोफिजियो इसकी मैसेजेस का रिप्लाई ना करो, अपना लेक्चर लो ध्यान से। पैथोफिजियोलॉजी और मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है? अब इसके जो कॉजेज बनते हैं, अब आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि आज हम अपनी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, ये हम पहले करवा चुके हुए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए रिवीजन करवाई जा रही है। ठीक है, तो अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग इसमें बनता है, प्लैक फॉर्मेशन होती है। बेसिकली अब हम इसकी पैथो देखेंगे। पैथो का मतलब है कि डिजीज फॉर्मेशन किस तरह से हुई और कब हुई। तो अथीरोस्क्लेरोटिक प्लैक फॉर्मेशन हो जाती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये बनता कैसे है, अब हम ये देखेंगे। ये क्या है? फोकल एक्यूमुलेशन हो गया स्मूथ मसल सेल्स की, ठीक है, और फॉर्म सेल्स की, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स की, लिपिड की अंडर द एंडोथेलियम ऑफ द आर्टरी। ठीक है, एंडोथेलियम क्या है? ये विद इन द ट्यूनिका इंटिमा है। ठीक है, यानी कि मोस्ट इनर लेयर के अंदर होती हैं एंडोथेलियम सेल्स। और ये गिवन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि दिस प्लेग कैन प्रोट्रूड इनटू द ल्यूमन। जो इंटिमा है उसके अंदर ये प्रोट्रूड होकर बाहर निकल आता है। ठीक है, और ये रिड्यूस करना शुरू कर देता है ब्लड फ्लो को। ठीक है, अगर इस तरीके से एक आर्टरी चल रही है, इस तरीके से जो है वो एक वेसल का फ्लो है, और उसकी एज पे कोई चीज़ अंदर से प्रोड्यूस होकर बाहर निकल आएगी, तो वो जब वो इस तरीके से बनी होगी बाहर को, तो वो नॉर्मल फ्लो को स्टॉप करेगी, एक्स्ट्रा ग्रोथ। ऑफन डेवलप्स एट ब्रांच पॉइंट, ठीक है, और कर्व्स विद इन द वेस्कुलेचर। ब्लड इज स्लोड और टर्बुलेंट। ठीक है, ज़्यादातर कहाँ पे होती है? अभी आर्टरी है, इसको आप एक दफ़ा अपने ध्यान से देख लो। मैंने आपको पहले भी दिखाया क्या होती है।
क्या है कि ये एक वेसल है, इसकी आउटर लेयर जो है वो एडवेंटिशिया है, जो इनर है वो एंडोथीलियम है मीडियम, और जो इनर है एंडोथीलियम है, एडवेंटिशिया है, और इंटिमा है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है? हाँ जी, मैं वो दरमियान में इंटरप्शन हो गया था। अच्छा, क्या है अथीरोमा या अथीरोस्क्लेरोटिक प्लैग जो है, ये प्लैग मेड ऑफ किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है सुपरफिशियल फाइब्रस कैप का, ठीक है, मेड ऑफ स्मूथ मसल सेल्स का, कोलेजन्स का और इलास्टिन्स का और प्रोटीन का, ऑल्सो कंटेन्स मैक्रोफेजेस, फॉर्म सेल्स, टी सेल्स, ठीक है, आर वन ऑफ द फर्स्ट सेल्स फाउंड एट द साइट ऑफ द फैटी स्ट्रेक्स which is the beginning of the atherosclerotic plaque formation in vessel. नेक्रोटिक सेल्स और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स है, लिपिड है और पोलिपोप्रोटीन है। ठीक है। अब आप ये देख सकते हो पिक्चर के अंदर, जैसे ये शो हो रहा है कि ये आर्टरी है, ये नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल उन्होंने वेसल दिखाई हुई है। अब इसके अंदर किस तरीके से सेल जो है वो सेल्स की ग्रोथ किस तरीके से होती है। अब ये देखो कि ये एक नॉर्मल एक फ्लो चल रहा है, जैसे इस पिक्चर में जो आपके लेफ्ट साइड पे आ रही है, इसके राइट साइड पे आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल फ्लो चल रहा है ब्लड का, एक नॉर्मल वेसल है, लेकिन अंदर से अचानक से कोई चीज़ प्रोड्यूस होकर बाहर आ गया और उसने हाफ मून शेप कर दी है वेसल की, जिसकी वजह से हाफ जो सर्कल है वो जो है सर्कल जो है वो हाफ रह गया है, और फ्लो का जो वो था रास्ता बना हुआ था, पैसेज था, वो भी हाफ हो गया। अब ये जो प्रोट्यूट होके बाहर आया है ट्यूनिका एंडोथीलियम से, ठीक है, एंडोथीलियम से या इंटिमा से जो प्रोट्यूट होके बाहर आया है, ये क्या है? ये अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग है। ठीक है। और ये किस किस चीज़ का बना हुआ है? इसके अंदर मैक्रोफेजेस हैं, एंडोथीलियम लेयर है इसकी आउटर पे, और इसके अलावा स्मूथ मसल सेल का ये बना हुआ है। एंडोथीलियम के फ़ौरन बाद आप ये नीचे पिक्चर में देखो, एंडोथीलियम के फ़ौरन बाद स्मूथ मसल सेल्स हैं, ठीक है, उसकी कंप्लीट लेयर है, और इसके अंदर मैक्रोफेजेस हैं, ये जो बड़े वाले हैं, और इसके अलावा इसके अंदर नेक्रोटिक जो है वो सेंटर भी बना हुआ है, मोनोसाइट्स भी हैं इसके अंदर, फॉर्मी सेल भी हैं, ठीक है, फॉर्मी मैक्रोफेजेस भी हैं, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो प्रोड्यूट होके बाहर आया है, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट हैं। ठीक है। और ये क्या कर रही हैं? इस प्रोटीन को बढ़ा रही हैं, और इसने एक टाइम में आके बस्ट हो जाना है, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी। यहाँ तक आपको पैथो की समझ आई है? जिनको आवाज़ आ रही है उनको समझ आई है, बाकी उनको तो अल्लाह ही हाफिज़ है, उनका अभी तक नेट ही नहीं चलना शुरू हुआ। अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन कैसे होती है, ये मैंने आपको बताया था, मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। ये फोकल एक्यूमुलेशन है स्मूथ सेल्स की, स्मूथ मसल सेल्स की फोकल एक्यूमुलेशन हो जाती है। अब इसके अंदर क्या क्या है, हमने अभी पीछे देखा, स्मूथ सेल्स हैं, फॉर्म सेल्स हैं, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हैं, और लिपिड है कहाँ पे? अंडर द एंडोथेलियम ऑफ द आर्टरी। ठीक है। गिवन टाइम, ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वक्त के साथ साथ, दिस प्लैक कैन प्रोट्यूट इनटू द ल्यूमेन, प्रोट्यूट होके ये बाहर आ जाता है, ऑफ द वेसल रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो। जो वेसल का एक होल बना हुआ था, एक नॉर्मल पैसेज था फ्लो के लिए, उसको इसने प्रोट्यूट होके जैसे ही बाहर आया उसे ब्लॉक कर दिया, कम कर दिया पैसेज को। इससे क्या हुआ? ओपन डेवलप्स, और ये लेकिन बनता कहाँ कहाँ पे है? ब्रांच पे या किसी कर्व्स पे, ठीक है, वेसल्स के कर्व्स वगैरह पे ये बनता है। यानी कि ऐसी मोड़ वाली जगह होती है या ब्रांच होती है जिसके अंदर सिर्फ फर्दर दो ब्रांचेस निकलनी होती हैं, ये वहाँ पे आके ब्लॉकेज कर देता है, और फिर एक मेन जगह पे ब्लॉकेज हो जाती है। अच्छा, अब ये बनता कैसे है? ये क्या है? ये सुपरफिशियल फाइब्रस कैप है,
ठीक है, जो कि स्मूथ मसल सेल की बनी हुई है। मैंने आपको क्या दिखाया था कि एंडोथेलियम के फौरन बाद स्मूथ स्मूथ मसल सेल की एक लेयर है। ठीक है, स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई है, इसके अंदर कोलेजन है, इलास्टिन है और प्रोटीन है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसके अंदर मैक्रोफेजेस भी हैं, फॉर्म सेल्स भी हैं, टी सेल्स भी हैं। फॉर्म सेल्स जो है वो वन ऑफ द फर्स्ट सेल है फाउंड एट द साइट ऑफ द फैटी स्ट्रेक्स, ठीक है, विच इज बिगिनिंग ऑफ द अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक फॉर्मेशन इन द वेसल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाए जाते हैं हमारे पास, जो सबसे पहले पाए जाते हैं वो फॉर्म सेल्स हैं। ठीक है, वो सबसे पहले बिगनिंग करवाते हैं और वो ही फैट्स की स्ट्रेक्स का बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्रोटिक सेंटर जो है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हैं। नेक्रोटिक सेंटर जो है वो किस किस चीज़ का बना होता है? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स का, लिपिड का और पोलिपोप्रोटीन का। ठीक है, जो कि इस पिक्चर में मैंने आपको सारा समझा दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि ये ब्लॉक कैसे करता है कोरोनरी आर्टरी को? हाउ अथीरोमा ब्लॉक द कोरोनरी आर्टरीज? एज द अथीरोमा विद इन द कोरोनरी आर्टरीज एनलार्ज, जैसे जैसे अपने साइज में बढ़ता है, द ब्लड फ्लो टू द हार्ट डिक्रीजेज, हार्ट का जो फ्लो है वो कम होता, साथ साथ कम होता जाता है, एज वेल एज द ऑक्सीजन सप्लाई। हार्ट के फ्लो, ब्लड के फ्लो के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होना शुरू हो जाती है। हार्ट इज नॉट इन डेंजर ऑफ हाइपोक्सिया अनटिल 50% ऑफ द वेसल इज ओक्लूडेड। 50% जब तक ओक्लूजन ना हो जाए उस वक्त तक हार्ट जो है वो डेंजर में नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ईएफ देखते हैं पेशेंट की, इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को कैबिज का टाइम दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि प्लैग जो है वो किस तरीके से बना हुआ है और उसने कोरोनरी आर्टरी को कितना ब्लॉक किया और कितना रास्ता जो है वो खुला छोड़ा है कि ब्लड सप्लाई हो सके। अथीरोस्क्लेरोसिस जो है वो ब्लड क्लॉट है। ठीक है, ये अथीरोस्क्लेरोसिस बना हुआ है विद ब्लड क्लॉट, इसके ऊपर क्लॉटिंग हुई हुई है। यहाँ पे अथीरोस्क्लेरोसिस है, दोनों साइड का हुआ हुआ है। ठीक है, इसने दोनों साइड से ब्लॉकेज करवा के और बिल्कुल ही ल्यूमन को ब्लॉक कर दिया है और इसने अब जो है यहाँ पे आके स्पैम शुरू हो गया है, स्पैज्म, कि पेशेंट को जो है वो पेन होना शुरू हो गई हुई है यहाँ पे। ठीक है, इस पिक्चर की समझ आई है आपको कि जो अथीरोस्क्लेरोसिस है उस वो क्या करता है कि यहाँ पे जो अथीरोस्क्लेरोसिस है उन्होंने 3 टाइप्स के दिखाए हुए हैं। ठीक है, हर एक आर्टरी का अलग अलग दिखाया हुआ है। जैसे कि आपने देखा है जिसे कहते हैं ट्रिपल वेसल डिजीज है, तीनों वेसल्स ब्लॉक है, एक वेसल ब्लॉक है, दो वेसल ब्लॉक है, डबल वेसल्स ब्लॉक है। इन्हीं की बेसिस पे जो है वो कैबिज डिसाइड होता है। ठीक है, तो अब ये आप देख लो कि ये वाले जो फर्स्ट वाला जो है इसके अंदर जो अथीरोस्क्लेरोसिस बना हुआ है इसके ऊपर ब्लड क्लॉट आ गया है। जब हम एमआई के अंदर पेशेंट को एसके देते हैं तो हम ये जो क्लॉट होता है इसे डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो सेकंड वाला है ये अथीरोस्क्लेरोसिस, इसके अंदर जो प्लैग बना है इसमें जो ब्लॉकेज हुई है फैट की जिसने वेसल को ब्लॉक करवाया है, इस ब्लॉकेज से बचाने के लिए ही हम लोग ये करते हैं कि पेशेंट को स्टंट डाल देते हैं। जब पेशेंट को स्टंट डाल देते हैं तो वो फिर आगे क्लॉटिंग नहीं, वो जो है ब्लॉकेज नहीं होने देता हार्ट की वेसल्स की। ठीक है, और ये थर्ड वाला इसमें स्पैज्म शुरू हो गया, इसमें वेसल्स जो है उसने पेन शुरू करवा दिया। अब ये जो पिक्चर है ये आप देख सकते हो, आपकी एसेंशियल की बुक में भी है और इसके अलावा ये एक कंप्लीट पैथ फिजियोलॉजी की पिक्चर है, आप देख सकते हो। इसके अलावा आपके एसेंशियल की बुक में भी है और ये इनाम दानिश की बुक में भी है। ठीक है, ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को पूरे का पूरा एक्सप्लेन करती है, इसके अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की सारी डिजीजेस आ जाती हैं। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने वेसल बताया है, वेसल हम पढ़ चुके हैं क्या होती है। एक ल्यूमन है, ल्यूमन की साइड पे 3 लेयर, ल्यूमन की टोटल 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल एक्सटर्नल है एडवेंटेशिया, फिर उसके बाद मीडिया है और फिर इंटिमा है, 3 लेयर्स होगी। अब क्या हुआ कि अब क्लॉट होना शुरू हो गया ल्यूमेन के अंदर। तो जैसे ही इसने इंटिमा के अंदर जैसे ही ये बनना शुरू हुआ, वो अथीरोस्क्लेरोटिक प्लैग जब बनना शुरू हुआ तो प्लैग ने क्या किया कि इंटिमा के अंदर प्रोट्यूट होकर बाहर निकल आया, जैसे कि ये पहली पहली पिक्चर में शो हो रहा है। अब ये बाहर तो आ गया लेकिन आप देख सकते हैं इसने कोई खास ब्लॉकेज नहीं करवाई। और ये क्या है, ये एसिम्प्टोमेटिक अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेग है। ठीक है,
ये उस वक्त तक नहीं, ये एसिम्टोमेटिक उस वक्त तक होता है जब तक पेशेंट को डायग्नोज ना कर दिया जाए कि वो हार्ट पेशेंट है। यानी कि रोज़ जब चलता फिरता है, सांस चलता है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एकदम चेस्ट पेन शुरू हुई और गया तो पता लगा कि भाई ये तो अपने अंदर बहुत सारी ब्लॉकेज लेके घूम रहा है और ये तो हार्ट पेशेंट है। ठीक है। अच्छा, ये प्रोट्रूड होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसने कोई एक्शन नहीं दिखाया। अगले में आके इसने क्या किया कि ये अपने साइज में इतना बढ़ गया कि इसने 50% वैसल को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है। अब इसकी साइड्स पे क्या है, इसकी साइड जो है वो एंडोथीलियल लेयर है। ठीक है, एंडोथीलियम की लेयर है सारी, और उसके बिल्कुल नीचे क्या है, स्मूथ मसल सेल्स हैं। ठीक है। और फिर उसके अंदर मैक्रोफेजेस हैं, टी सेल्स हैं, स्मूथ सेल्स हैं, फॉर्म सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, क्रिस्टल्स हैं। ये जो आपको अंडे अंडे जैसा जो फील हो रहा है। ठीक है। ये क्या है, अब ये जब यहाँ तक जब फॉर्मेशन हो चुकी है और इसने 50% ब्लॉकेज करवा दी हुई है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्टेबल फिक्स्ड अथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक कहते हैं। ये स्टेबल है लेकिन फिक्स्ड है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये स्टेबल एंजाइना करवाता है पेशेंट को। ठीक है। स्टेबल एंजाइना करवाता है। स्टेबल एंजाइना का मतलब है कि पेशेंट जब थोड़ा सा चलता फिरता है, उसे पेन होती है, जैसे ही बैठ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, पेन ठीक हो जाती है। ठीक है, ये स्टेबल एंजाइना। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इस स्टेज पे भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और अगले स्टेज पे चला गया है, तो अगले स्टेज में क्या होगा कि इसमें अनस्टेबल फ्लैग हो जाएगा। फ्लैग फॉर्मेशन जो हुई हुई थी, आपने देखा कि जो व्हाइट पोर्शन है स्टेबल फिक्स्ड के अंदर, स्टेबल एंजाइना में व्हाइट पोर्शन कम है, येलो कम है, ज़्यादा है। व्हाइट पोर्शन ज़्यादा है, येलो कम है। ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल सेल्स हमने पढ़े थे, और इसके अलावा हमने टी सेल्स पढ़े थे, और हमने माइक्रोफेजेस पढ़ी थी, और एक और मैक्रोफेजेस पढ़ी थी हमने। जितने भी क्रिस्टल मैक्रोफेजेस पढ़ी थी, ये जितने भी मैक्रोफेजेस पढ़े हैं, इन्होंने क्या किया, ये अपने साइज में बढ़ना शुरू हो गए। और जब ये जैसे ही अपने साइज में बढ़े हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि अनस्टेबल फ्लैग में कन्वर्ट हो गए हैं। और जैसे ये अनस्टेबल फ्लैग में चेंज हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि फ्लैग जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, और इसने प्लेटलेट जो हैं उनकी एग्रीगेशन करवा दिया। ठीक है। यानी कि प्लेटलेट जो है वो इनके ऊपर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं, जमा होना शुरू हो गए हैं। अब जब इसके अंदर इसके ऊपर प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो गई है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसने अगले अगले स्टेप में जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम क्या है कि वो क्लॉट करवाते हैं। इन्होंने क्या किया कि जो गुजरता हुआ ब्लड है उसको अपने ऊपर क्लॉट करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब इसने ब्लड को जैसे ही क्लॉट करना शुरू अभी किया ही है, तो इसके बाद अगले स्टेज में जाके ये क्लॉट जो है इसने ब्लॉकेज करवाना शुरू कर दिया है। और एक वक्त आया कि पूरी जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है, पूरी वेसल ब्लॉक हो गई है, क्लूजन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ पे आके हो गई है क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है। अब ये जो सारे स्टेजेस हैं, ये वन बाय वन एक एक डिजीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जैसे ही प्लेटलेट की फ्लैग डिस्रप्शन हुई और प्लेटलेट एग्रीगेशन हुई, वो वाला स्टेज जो है वो अनस्टेबल एंजाइना है, जिसे यूएस से भी कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना है। अनस्टेबल एंजाइना के बाद और जैसे ही प्लेटलेट बने और प्लेटलेट एग्रीगेशन जैसे हुई, उसने अपने ऊपर क्लॉट करवाना शुरू किया, तो वो क्या हुई, नॉन नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। नॉन एसटी एलिवेशन एमआई क्या है, जिसे आप एन स्टेमी भी कहते हो, नॉन स्टेमी भी कहते हो। वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट को एमआई तो हुआ है लेकिन एलिवेशन नहीं हुई, बल्कि एसटी डिप्रेशन हुआ है, एसटी एलिवेशन की बजाय। तो वो जो एसटी डिप्रेशन होता है वो बेसिकली क्या करता है, उसमें एसके की ज़रूरत नहीं होती, और वो उतनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती जितनी कि एक्यूट एमआई की होती है, जितनी एसटी एलिवेशन एमआई की होती है। ठीक है। तो इस वजह से इसमें एसके लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। इसमें क्लॉट हो गया और इसने सारी ब्लॉकेज कर दी और नेक्रोसिस करवाना शुरू कर दिया। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, उसकी चेंजेस देखते हैं। एसटी एलिवेशन होती है ईसीजी के अंदर, और डिफरेंट टाइप ऑफ एमआई जो है वो डायग्नोज करते हैं ईसीजी के ऊपर। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अगर एंट्रोलैटरल वॉल एमआई है, तो कौन कौन सी, अगर एंट्रोलैटरल है तो कहाँ कहाँ एलिवेशन होगी? हाँ जी। अगर एंट्रोलैटरल है तो एलिवेशन किन जगहों पे होगी, किन लीड्स के अंदर एलिवेशन आएगी?
हाँ जी इफ्रा। अगर एंट्रोलैटरल है, एंटीरियर और लैटरल वॉल का है, तो किन लीड्स में एलिवेशन आएगी? हाँ जी हबीबा। आसमा। लुबाना। सिद्रा। सादिया। किन लीड्स के अंदर एलिवेशन आएगी? एंटीरियर लीड्स कौन सी हैं? अगर पेशेंट को एंट्रोलैटरल वॉल एमआई है तो कौन सी लीड्स के अंदर एलिवेशन आएगी? वो याद होने से नहीं होगी, मैंने आपका आईसीटी का 2-3 बार लेक्चर ले लिया। वो आप बार बार जब तक उसको रिवाइज नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ऐसे नहीं होगा। उस टाइम भी आप ध्यान से नहीं देखते हो। 1-2 क्या है? हाँ जी ठीक है। एंटीरियर कौन सी हमारी लीड्स हैं? जब हम एंटीरियर की बात करें तो हम चेस्ट लीड्स की बात कर रहे हैं, हम लिम्स की बात नहीं कर रहे। तो एंटीरियर की बात होगी तो इसका मतलब है कि V1 V2 V3 V4 V5 V6 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि लीड इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी, इसकी एलिवेशन होगी V1 से लेके V6 तक होगी, क्योंकि हम एंड्रोलैटरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में एवीएल भी है, ठीक है। तो वी वन से वी4 तक सारी एंटीरियर होगी और लेटरल भी है, तो 5 और 6 भी हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। 1 में, एवीएल में और 5 और 6 में होती है एलिवेशन। लेकिन चूंकि एंड्रोलैटरल है, एंटीरियर भी है, तो इस वजह से 1 2 3 भी इसके अंदर, V1 V2 3 भी इसके अंदर ऐड है, ठीक है। इंफीरियर वॉल कौन सा होगा? हाँ जी लुबाना। इंफीरियर वॉल में कौन सी होगी लीड्स? 2 3 एवीएफ और, अच्छा ठीक है। जो इंफीरियर या पोस्टीरियर है, इंफीरियर के लिए स्पेसिफिकली हम 2 3 एवीएफ हम करते हैं, ठीक है। लेकिन 2 आपने ये वाला नहीं लिखना, ठीक है। 2 आपने दूसरा वाला लिखना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। हाँ 2 3 इंफीरियर है, ठीक है। 2 3 एरिया, तो क्या है कि जैसे ये हबीबा ने लिखा है इस तरह का आपने 2 3 लिखना है, तो वो फिर सिग्निफिकेंट नेम है और फिर हमें उसकी समझ आ जाती है क्लियरली, ठीक है। तो क्या है कि बी लीड 2 में 3 में और एवीएफ में जो है वो इंफीरियर वॉल का होगा, और फिर पोस्टीरियर रिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, changes करेगा associated with acute infarction of the inferior aspect of the heart, and most frequently inferior MI results from occlusion of the right coronary artery, हो तब inferior आता है। इसके अलावा note that patient below is also suffering from a concurrent posterior wall infarction as evidenced by ST depression in the V1 और V2। जो inferior wall MI है उसमें 2 3 AVF के अंदर पेशेंट को एलिवेशन होती है, और इसके अलावा V1 और 2 के अंदर उसको डिप्रेशन होगा। और जो पोस्टीरियर वॉल है उसके लिए क्या करते हैं, पोस्टीरियर वॉल के लिए जो लीड्स हैं V1 और 2 के अंदर डिप्रेशन आता है, और जब उसे उल्टा करके देखते हैं तो वो एलिवेशन में आता है। अगर जैसे ऑपोजिट करके देखें, अगर हमारे हाथ में हमने इस तरीके से कोई पेपर पकड़ा हुआ है और हम इसे उल्टा के उसकी बैक साइड से देखते हैं तो वो एलिवेशन आता है। बेसिकली वो पोस्टीरियर वॉल जो है वो मिरर इमेज हमारे पास शो होता है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर है क्या है कि 2 3 और एवीएफ के अंदर एलिवेशन आई है। अगर हम ईसीजी को इस तरीके से उल्टा कर देखते हैं, उसकी पिछली साइड देखते हैं, तो फिर ये जो 1 और 2 है जिसके अंदर डिप्रेशन है, ये ह्यूज एलिवेशन आई, ठीक है। तो वो हमें शो होगा पोस्टीरियर वॉल एमआई।
इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस में क्या क्या चीज़ें हैं, मायोकार्डियल हम एंजाइम्स करवाते हैं, CKMB लेस देन 25 नॉर्मल है, CPK जो है वो 150 से 300 तक नॉर्मल है, ट्रोपोनिन T और I जो है वो लेस देन 100 नॉर्मल है, मायोग्लोबिन करवाते हैं, मायोग्लोबिन लेवल जो है वो एलिवेट हो जाता है विद इन 1 to 2 आवर्स ऑफ एक्यूट MI एंड टेक्स विद इन 3 to 15 आवर्स। ठीक है। इसके अलावा अदर टेस्ट में हम क्या करवाते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंट टेस्ट करवाते हैं जिसे हम ETT कहते हैं। इसके अलावा एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं और एंजियोग्राफी कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट ETT का लेटा हुआ है, अगर इसे उठा के बिठा देते हैं इन्हीं लीड्स के साथ, ये जो मशीन है ये सारी इसके ऊपर ETT इसकी सारी ECG की रीडिंग्स आ रही हैं, इसका सारा हार्ट रेट रिदम्स आ रहे हैं, और अगर इस पेशेंट को ट्रेडमिल के ऊपर चलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट पता लग जाता है कि एक्सरसाइज को कितना ये टॉलरेट करता है। अगर ETT के ऊपर कुछ नहीं आता है तो इट्स मीन कि पेशेंट हार्ट पेशेंट नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी क्या है, फार्मास्यूटिकल में क्या है कि थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी हम पेशेंट को देते हैं, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं 1.5 मिलियंस का, ठीक है, यूनिट्स इसके देते हैं, एंटी हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया देते हैं, फिर इसके अलावा एंटी प्लेटलेट देते हैं, मॉर्फिन देते हैं, 3 mg IV स्टैट देते हैं, और फिर इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं और नाइट्रेट्स देते हैं, ये सारी इसकी मेडिसिन है। और इसके अलावा सर्जिकल इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि स्टेंटिंग की जाती है, एंजियोप्लास्टी है यानी कि बैलून डाला जाता है, और बाईपास सर्जरी की जाती है जिसे कैबिज कहते हैं। सर्जिकल में ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, रोटेशनल बर्थ इसका बर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये स्टंट है और ये बैलून है, ये तीनों की तीनों सर्जरीज जो है वो एक में दिखाई हुई हैं। तो ये किस तरीके से बैलून पंप हमने IABP आपने पढ़ा है, ठीक है, और ये किस तरीके से स्टंट अंदर काम करता है, ये मूव करता रहता है, ये बेसिकली ये तमाम चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसके लिए जो नैरोड कोरोनरी आर्टरी होती है उनकी ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए। एवेल्यूएशन क्या है, आफ्टर ट्रीटमेंट रिलीफ ऑफ पेन है, नो साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन है, डिक्रीज एंग्जाइटी, अडेरेंस टू सेल्फ केयर है, एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन है, पेशेंट जो है वो सो जाएगा, इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने जो काम किया वो पेशेंट के लिए हेल्पफुल था, और इसके अलावा ST एलिवेशन जो है वो सेटल हो जाएंगी, क्यू वेव्स आर नॉट फाउंड ऑन इट। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होगा कि एक्यूट पेन होगी रिलेटेड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया एज एविडेंस बाय 10/10 पेन ऑन स्केल है, एंग्जाइटी होगी, PES जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम एटियोलॉजी, और साइंस एंड सिम्टम कैसे बना, पेशेंट को एंग्जाइटी है रिलेटेड टू चेस्ट पेन है, फियर ऑफ डेथ है, ठीक है, इसकी वजह से एटियोलॉजी यानी कि हमें कॉज क्या बना कि पेशेंट को चेस्ट पेन की वजह से एंग्जाइटी है और फियर ऑफ डेथ की वजह से है, और इसका एविडेंस क्या है कि पेशेंट लुकिंग इरिटेबल और डिस्कम्फर्ट, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट कम हो गया है रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है, एज एविडेंस बाय ब्लड प्रेशर लो, ठीक है, ये क्या है, ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। एक्टिविटी टॉलरेंस है, फिर उसके बाद नर्सिंग प्लानिंग, हमने गोल क्या हमारा है कि हमने प्रिवेंशन ऑफ पेन करना है, टिश्यू परफ्यूजन को हमने इम्प्रूव करना है, रिडक्शन करना है, एंग्जाइटी को इंक्रीज करना है, नॉलेज ऑफ डिजीज प्रोसेस को। इंटरवेंशन में हमने क्या किया, एज द पेशेंट रिसीव्स 12 लीड ECG चेंज ऑफ MI है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव ऑक्सीजन टू द पेशेंट, एलिवेट हेड ऑफ द बेड एट 45 एंगल है, अटैच कार्डियक मॉनिटर टू असेस कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, चेक वाइटल साइंस है, मेंटेन आपने आपने मिनट इम्पोर्टेंट चीज़ हार्ट से रिलेटेड है कि मिनट मीन्स मसल्स, सेव टाइम एज यू कैन, ठीक है, सेव 2 IV लाइन्स है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV फ्लूइड एंड थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट है, चेक वाइटल साइंस एवरी 15 मिनट्स ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइसिस, और एडमिनिस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेस विद इन 45 मिनट्स टू 1 आवर, कीप एन आई ऑन मॉनिटर ड्यूरिंग थ्रोम्बोलाइसिस फॉर अरिथमियाज जो कि कॉम्प्लिकेशन है MI की। फिर इसके अलावा आपने रीअश्योर करना है पेशेंट को और देयर अटेंडेंट्स अबाउट द कंडीशन, रिपीट ECG आफ्टर 1 आवर ट्रीटमेंट। एवेल्यूएशन में क्या है, पेशेंट इज पेन फ्री, ठीक है, नाउ एंड स्लीपिंग है, एंग्जाइटी डिक्रीज हुई, वाइटल साइंस जो है वो टेम्परेचर, BP पल्स, रेस्पिरेशन इतने हो गए, पेशेंट सेटिस्फाई और गुड जनरल कंडीशन है और बेटर देन बिफोर है, ये इसका NCP है, ठीक है, NCP आप ध्यान से पढ़ो, NCP को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, देखो NCP, फिर आपको पता लगेगा किस तरीके से बनाते हैं। NCP पढ़ो, नर्सिंग केयर प्लान पढ़ो और मुझे बताओ कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका। सब डिजीज़ के मैं आपको साथ साथ नर्सिंग केयर प्लान भी बता रही हूँ, दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो आगे।
हाँ जी। ओके, सबने पढ़ लिया? ठीक है, अगला भी है, वो भी देख लो। इसमें क्या है, सबसे पहले कि मैंने आपको बताया था कि पेशेंट का हम सब्जेक्ट, सबसे पहले असेसमेंट में हम पेशेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। सब्जेक्टिव डाटा क्या है कि पेशेंट को सिवियर पेन है और प्रेशर है कहाँ पे, उसकी चेस्ट के ऊपर जो कि रेडिएट कर रहा है, कि उसके उस पे लेफ्ट शोल्डर पे जा रहा है और जॉ पे जा रहा है और बैक पे जा रहा है। इसके साथ उसकी पल्स भी ज़्यादा है और हार्ट रेट वगैरह सब चीज़ों पे, कोल्ड, क्लैमिंग है, वॉमिटिंग है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, ये सारे उसके साइंस एंड सिम्टम्स आ गए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा आ गया। डायग्नोज हमने क्या बनाई है, हमने बनाई है कि एक्यूट पेन है पेशेंट को रिलेटेड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया एज एविडेंस बाय पेन 10/10। ये वाली अगर हम पेन स्केल की बात करें तो ये वाली पेन जो है वो 10/10 आएगी। शॉर्ट टर्म गोल हमने ये किया कि हमने अपनी ड्यूटी के अंदर अंदर पेशेंट को पेन फ्री करना है और पेशेंट सो जाए, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म में हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को एजुकेट किया कि उसने एक्सर्शन से अवॉइड करना है, वॉक करनी है 45 मिनट्स और जंक फूड से उसने अवॉइड करना है, अपनी डाइट जो है वो मेंटेन करनी है, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। और साथ में लॉन्ग टर्म में पेशेंट ने उसकी सर्जरी कोई डॉक्टर ने उसकी प्लान कर लिया, ये लॉन्ग टर्म गोल है। नर्सिंग इंटरवेंशन में हमने क्या किया, पेशेंट को ऑक्सीजन लगा दी, क्यों, ताकि हम ऑक्सीजन सप्लाई पेशेंट को दे सकें, ताकि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की प्रोफियन हो सके हार्ट के अंदर। दूसरा एलिवेट कर दिया हेड का ताकि एयरवे क्लियर रहे, इनकरेज किया क्लाइंट को कि वो बेड के ऊपर रहे, स्टिक बेड रेस्ट पे, ताकि कार्डिक वर्कलोड कम हो और ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा हो। इसके अलावा आपने क्या किया, पेशेंट को गिव प्रायोरिटी टू द पेन मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, ताकि ताकि क्या हो, टू गिव रिलीफ टू द पेशेंट। ठीक है, ये मेरा रैशनल है। हर एक काम का जो भी आप करोगे, इंटरवेंशन करोगे, उसका एक रैशनल होता है, एक रीज़न होती है। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ हम उसकी एवेल्यूएशन भी उसी एक एक लाइन की का रैशनल दे के साथ ही एवेल्यूएशन भी दे देते हैं, क्या इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप जो एनसीपी बनाओ उसकी एवेल्यूएशन पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे क्या किया कि आपने पेन मैनेजमेंट पे ध्यान दिया ताकि पेन रिलीव हो जाए, लेकिन पेशेंट जो है वो स्टिल हैविंग पेन ऑन चेस्ट। ठीक है, स्टिल हैविंग चेस्ट पेन, इस तरह की आप एवेल्यूएशन दे सकते हो। अच्छा, पेशेंट ने जब ऑक्सीजन दी तो पेशेंट ने वर्बलाइज किया कि उसको चेस्ट पेन रिलीव हुआ है चेस्ट पेन में, और एलिवेट किया हेड तो उसे क्या हुआ, नो साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आ गया, आपने नोट कर लिया। और जब आपने इंकरेज किया कि बेड रेस्ट पे रहे, तो इससे एब्सेंस ऑफ क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, तो आप पेशेंट जो है वो सेफ रहेगा। जब पेन मैनेजमेंट का किया तो जब आपने पेन मैनेजमेंट पे ध्यान दिया तो उस क्या वजह थी कि पेशेंट पेन फ्री रहे, तो उसकी वजह से एवेल्यूएशन में आपने नोट किया कि पेशेंट अब एमआई के बाद जब उसे इंजेक्शन लग गए हैं, मॉर्फिन लगा दिया है, पेशेंट को पेन फ्री कर दिया है, थ्रम्बोलाइज कर दिया, तो अब पेशेंट सो गया। तो ये आपकी एवेल्यूएशन होगी। ठीक है, आपने क्या किया कि इंटरवेंशन में आपने 2 आईवी लाइन सिक्योर कर ली हैं, इनकरेज किया पेशेंट को, फैमिली मेंबर्स को वर्बलाइज किया देयर फियर एंड कंसर्न्स, फिर उसके अलावा टीच किया क्लाइंट को अबाउट द नेचर ऑफ द इलनेस, और ये सारी चीज़ों के रैशनल दे दिए और साथ में उसकी वैल्यूएशन भी दे दी कि उन सब ने कॉपरेट कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा टोटल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ थी और इसके ऊपर मैंने एक चीज़ को लिया और सारा एक्सप्लेन किया। अभी आप, क्योंकि एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो गए हैं, अभी आप, हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं और फिर इसके बाद आप लोगों की इफ़रा और बाकी लोग जितने लोग भी लेक्चर सुन रहे हो, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके सब्जेक्ट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुझे एक दफ़ा याद करवाना है कि मैं इस्कीमिया में आपको जितनी भी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है वो अलग अलग करके सारी की सारी बता सकूं, जैसे अंजाइना और स्टेबल ये अंजाइना वगैरह, नॉन एसटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ताकि आपका एक दफ़ा कंसेप्ट हर तरफ से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपने मुझे एग्ज़ाम के बाद रिमाइंड करवाना है एक दफ़ा। ठीक हो गया, अब आपका कल या परसों टेस्ट है, मैं जैसे ही टेस्ट अपलोड करूँगी आपको बता दूँगी, ताकि साथ साथ आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। ठीक है, चलें, टाइम हो गया।
अपना ख्याल रखो सब लोग, अच्छे से पढ़ो। कैसी तैयारी हो रही है? एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है? टेस्ट का टॉपिक भी मैं आपको बता दूँगी, स्टार्ट से ही हम करेंगे और साथ-साथ चीज़ें कवर करते जाएँगे। जो टेस्ट मैं अपलोड कर दूँगी वही मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। और कोई क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से? किसी को कोई क्वेरी है? कल होगा या परसों होगा? होपफुली कल ही होगा। मैं जैसे ही अपलोड कर दूँगी मैं आपको बता दूँगी। गूगल क्लास पे होगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन? चलो, ओके, खुदा हाफ़िज़।